देखिए आज हम लोग पढ़ना है प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है? जैसे कि प्लैंक जो है अपना एक क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, जैसे कि ये बताएं कि किसी भी गर्म वस्तु से जब प्रकाश उत्सर्जित होता है यानी कि रेडिएशन, रेडिएशन जो है लगातार उत्पन्न उससे नहीं होता है, लगातार वो असतत उत्पन्न होता है, यानी कि कंटिन्यूअस नहीं उत्पन्न होता है, डिसकंटिन्यूअस उत्पन्न होता है और छोटे छोटे पॉकेट के रूप में उत्पन्न होता है। किसी भी गर्म वस्तु से जो रेडिएशन निकलता है, रेडिएशन मतलब विकिरण, तो विकिरण का उत्सर्जन लगातार नहीं होता है बल्कि डिसकंटिन्यूअस होता है, रुक रुक के। जब भी इसमें से रेडिएशन निकलता है तो छोटे छोटे पॉकेट के रूप में निकलता है, छोटे छोटे पॉकेट के रूप में आता है। तो इस प्रत्येक पॉकेट को हम लोग कहते हैं क्वांटम, प्रत्येक पॉकेट क्वांटम कहते हैं। और प्रकाश के केस में, प्रकाश की स्थिति में इस क्वांटम को हम लोग फोटोन बोलते हैं। प्रकाश जब, क्योंकि देखिए सूरज है तो गर्म वस्तु है, उससे भी तो प्रकाश निकल रहा है, रेडिएशन, तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होता है। तो प्रत्येक फोटोन के पास एनर्जी होता है E बराबर एच नू, एच नू, जहाँ एच जो है प्लैंक नियतांक होता है और नू जो होता है रेडिएशन की आवृत्ति होता है। तो उसका आवृत्ति कितना है? तो चलिए लिखिए इसमें प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत में देखकर, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे बंडल के रूप में चलता है। प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे बंडल के रूप में चलता है, बंडल के रूप में चलता है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं, जिन्हें फोटॉन कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा एच नू होती है। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा एच नू होती है, एच नू होती है, जहां जहां नू बराबर प्रकाश की आवृत्ति, जहां नू बराबर प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति H बराबर प्लैंक नियतांक, H बराबर प्लैंक नियतांक, H का वैल्यू लिख लीजिएगा। H का वैल्यू होता है 6.6262 गुणा 10 के पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। और जब इसी को अर्ग में बदलते हैं ना, तो 1 जूल बराबर 10 के पावर कितना होता है? 7 जूल होता है। 1 जूल का मान रख देंगे तो पावर घट के कितना हो जाएगा? 27 ना। तो 6.6262 गुणा 10 के पावर माइनस 27 अर्ग इंटू सेकेंड, अर्ग इंटू सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि 1 जूल का मान 10 के पावर 7 होता है, तो गुना हो जाता है, तो कम हो जाता है उसमें। इसके बाद लिख लीजिएगा, मान लिखने के बाद, इसलिए प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा, प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा E बराबर एच नू, E बराबर एच नू किसकी एनर्जी है? फोटॉन की एनर्जी है। नू जानिएगा कि आवृत्ति होता है, H प्लैंक नियतांक होता है। जैसे E जो प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत है ना, इस सिद्धांत कहता है ना कि जिसका आवृत्ति जितने ज्यादा होता है उसके पास ऊर्जा उतने ज्यादा होता है, जिस रेडिएशन के पास। जैसे देखिए एक्चुअल में H तो नियतांक है,
नियतांक को हम हटाएंगे तो समानुपाती हो जाएगा। ये समानुपाती एच, सॉरी एच नहीं नो, क्योंकि एच कांस्टेंट है ना, तो ई समानुपाती नो, नो जो है आवृत्ति होता है और ई एनर्जी होता है। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसे होता है कॉस्मिक रे का, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक रे का होता है। तो कॉस्मिक रे का एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। उससे थोड़ा कम फ्रीक्वेंसी होता है गामा किरण का, तो उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा थोड़ा सा, उसके पास थोड़ा कम एनर्जी होगा। उससे कम होता है थोड़ा एक्सरे का फ्रीक्वेंसी, तो उसके पास गामा किरण से नहीं कम होगा। इसलिए देखिए एक्सरे हम लोग के शरीर से गुजरता है तो कुछ होता है हम लोग के, मरते हम लोग, लेकिन बार बार यदि एक्सरे गुजारा जाए तो मर सकते हैं, कैंसर हो सकता है। और गामा किरण है कि एक बार शरीर से गुजर गया ना तो वो गुजर गया, जेकरा से गुजर गया, क्योंकि कट जाता है, जिस अंग से गुजरेगा वो इतना खतरनाक होता है कि इसका मोटाई देखिए इतना है ना, तो 30 सेंटीमीटर मोटा लोहा को काट देगा गामा किरण। 30 सेंटीमीटर मोटा लोहा काट देगा। तो ये कोची हम लोग सही कोची है, शरीर से गुजरा बस हम लोग भी गुजरे, काम से कहानी खत्म। चलिए इसके बाद लिखिए प्लैंक नियतांक का ऐसा ही मात्रक, टॉपिक है प्लैंक नियतांक का ऐसा ही मात्रक, नियतांक का ऐसा ही मात्रक। देखिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि E बराबर कौन सी होता है, एच न्यू। तो देखिए हमको निकालना है इसमें एच का ना, एच बराबर क्या हो जाएगा, ई या बटा में नो। इसमें देखिए ई जो है एनर्जी होता है, एनर्जी कैसे मात्रक जूल होता है, और न्यू जो होता है आवृत्ति होता है, आवृत्ति कैसे मात्रक का होता है मालूम है, हाँ सेकेंड इनवर्स होता है। तो यही देखिए ऊपर जाकर होता है जूल लाइन टू, ऊपर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, तो हो जाता है इसका मात्रक कुछ जूल इंटू सेकेंड, प्रति नहीं जूल सेकेंड। अब लिखिएगा बीमा, इसका प्लैंक नियतांक का बीमा एच का बीमा। तो हम लोग जानते हैं कि एच बराबर का होता है ई बटा नो। तो एच एनर्जी किसी प्रकार का हो ml² 10/2, और आवृत्ति जो है इसका होता है 10 होता है, तो ml² 10/2, और ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। प्लैंक नियतांक के बीमा आपका हो जाएगा ml² और टी इनवर्स, ये हो गया प्लैंक नियतांक का बीमा। इधर देखो जैसे इसका ऐसे ही मात्रक तो नहीं पूछता है उतना, लेकिन बीमा एग्जाम में इसका जरूर पूछता है कि प्लैंक नियतांक का बीमा क्या होता है। कई साल देखिएगा आया हुआ वो क्वेश्चन बैंक में कि प्लैंक नियतांक का बीमा पूछ ले होगा, तो याद रहेगा तब ना, फार्मूला याद रहेगा तो आराम से बता दीजिएगा, एनर्जी है बटा में फ्रीक्वेंसी से। सभी प्रकार के एनर्जी के को बीमा होता है ml² 10/2 और फ्रीक्वेंसी के 3 भाग। अब नोट लिखिए, नोट है फोटोन एक उदासीन कण है, फोटोन एक उदासीन कण है, फोटोन एक उदासीन कण है जिसका द्रव्यमान लगभग शून्य होता है, जिसका द्रव्यमान लगभग शून्य होता है, जिसका द्रव्यमान लगभग शून्य होता है, शून्य होता है, जो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित नहीं होता है, जो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित नहीं होता है, विक्षेपित नहीं होता है। देखो फोटोन कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कण है,
तो उसी तरह से क्वांटम जब प्रकाश के रूप में रहता है तो उसको हम लोग फोटोन कहते हैं। अब फोटोन की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि प्रकाश को ही क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। तो ऐसा मानना जाता है कि जैसे कुछ वैज्ञानिक पहले कहते थे कि प्रकाश कण है, जैसे न्यूटन आए थे तो वो बताए थे कि प्रकाश एक प्रकार का कण होता है, और हाइगेंस आए थे तो वो बताए थे कि प्रकाश कण होता है। तो हाइगेंस आए तो प्रकाश बोले कि तरंग होता है, प्रकाश तरंग होता है, और न्यूटन बोलते कि प्रकाश एक प्रकार का कण होता है। तो इसके बाद 1900 में आए प्लैंक आए तो कहे कि गर्म वस्तु कोई भी होता है, यानी कि ब्लैक बॉडी कोई भी होता है, वैसी गर्म वस्तु जो या तो सभी प्रकार के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, सभी प्रकार के तरंगधार और आवृत्ति के प्रकाश को या तो अवशोषित कर लेता है, या सभी प्रकार के प्रकाश के तरंगधार आवृत्ति को अकेले उत्सर्जित कर सकता है। तो ऐसी सभी वस्तुओं को हम लोग ब्लैक बॉडी कहते हैं, ब्लैक बॉडी। और ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकलता है ना, वो छोटे छोटे पॉकेट के रूप में निकलता है, और वो लगातार नहीं निकलता है, डिसकंटिन्यूअसली निकलता है। और उसमें कहें कि प्रत्येक पॉकेट को क्वांटम कहते हैं। अब प्रकाश की स्थिति में जैसे सूरज भी तो गर्म वस्तु है, उससे भी तो प्रकाश निकल रहा है ना, तो क्वांटम की स्थिति में प्रकाश को फोटोन कहते हैं। सॉरी, प्रकाश की स्थिति में क्वांटम को फोटोन कहते हैं, मिस्टेक हो गई। प्रकाश की स्थिति में क्वांटम का नाम क्या रख दिया गया है, फोटोन। अब प्रत्येक फोटोन का एनर्जी होता है h nu। तब देखिए प्रकाश आके धातुक सतह पर टकराता है, तो हम लोग जानते हैं कि धातुक सतह पर प्रकाश के टकराने से उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो आखिर धातुक सतह को ऊर्जा कहाँ से मिलता है, धातुक सतह के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको ऊर्जा कहाँ से मिलता है, तो उसको ऊर्जा मिलता है फोटोन से, क्योंकि प्रत्येक फोटोन के पास एनर्जी होता है h nu। वो आके धातुक सतह टकराएगा तो धातुक सतह को अपना एनर्जी प्रदान करेगा, तो इलेक्ट्रॉन अंदर जो है धातुक सतह को ग्रहण करके धातुक सतह से निकलना शुरू कर देगा, ठीक ना। तो चलिए टॉपिक लिखिए इसके बाद, प्रकाश विद्युत प्रभाव की आइंस्टीन द्वारा व्याख्या। प्रकाश विद्युत प्रभाव की आइंस्टीन द्वारा व्याख्या। आइंस्टीन द्वारा व्याख्या। देखो सुनो, जैसे कि 1900 ईस्वी में प्लैंक आया तो क्वांटम सिद्धांत दिए, और वही क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कर दी। कौन? क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या लेनार्ड के द्वारा भी किया गया है, और फिर इसके बाद आइंस्टीन भी किए। तो क्वांटम सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए प्लैंक को नोबेल पुरस्कार मिला था। प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत है ना, तो एक्सप्लेन किए थे, तो उनके लिए उसको नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर आइंस्टीन आया तो 1905 ईस्वी में, तो प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। उन्हीं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की है 1905 में, तो इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। तो चलिए डैश देख लिखिए, आइंस्टीन ने, कौन आइंस्टीन पूरा नाम कौन है इनका? अल्बर्ट आइंस्टीन नाम है कि अल्बर्ट आइंस्टीन? हम तो इनको अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, इसलिए अल्बर्ट बात बोल देते थे। ये कहा कि सारा वैज्ञानिक जो पहले सब एक्सपेरिमेंट करता था तब जाके कोई सिद्धांत देता था, ये अल्बर्टे थे, क्या करते थे कि पहले सिद्धांत देते थे, अब बाद में जो एक्सपेरिमेंट करते थे। अब एक्सपेरिमेंट करने का अब गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन पहले हम लोग यदि प्रयोग करेंगे या जो भी निष्कर्ष निकाल कर देंगे तो एकदम सही होगा। आई पहले कर देते थे सिद्धांत दे देते थे, अब बाद में करते थे एक्सपेरिमेंट। यही से इनको हम बोलते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन न बोलना, अल्बर्ट आइंस्टीन लिखो। आइंस्टीन ने सन 1905 ईस्वी में प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की व्याख्या की। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की व्याख्या की
जिसके लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला। जिसके लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार मिला। पैराग्राफ चेंज। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए निम्न समीकरण दिए। निम्न समीकरण दिए। निम्न समीकरण दिए। देखिए कैसे समीकरण दिए हैं। समीकरण दिए थे कि एच नू माइनस एच नू नोट बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर लिखिए। एच नू माइनस एच नू नोट बराबर हाफ एम स्क्वायर। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं एच नू माइनस फाई, क्योंकि कल बताया था वो कार्यफलन पे कि कार्यफलन फाई बराबर क्या होता है एच नू, या डब्ल्यू नोट बराबर भी लिखते हैं एच नू, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं ना, तो हाफ एम वी स्क्वायर। नोट कीजिए इसको। इसका मतलब समझाते हैं कि एक्चुअल में है क्या। कि समीकरण का मतलब क्या है समझ लीजिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फोटोन जो आता है और किसी धातु के सतह पर आकर टकराता है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक फोटोन के पास एनर्जी कितना होता है, ई बराबर एच न्यू होता है। एच न्यू होता है ना। तो जैसे ही धातु सतह पर आकर के टकराता है ना एच न्यू वाला फोटोन, तब फोटोन का कुछ एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च हो जाता है, धातु सतह से बाहर निकालने में, और जो शेष एनर्जी होता है फोटोन का, उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल करके गति करता है। तो गति करेगा तो इलेक्ट्रॉन एक द्रव्यमान युक्त कण है, इसका कुछ गति करेगा तो कुछ ना कुछ वेग होगा। तो चूंकि वो गति करेगा तब उसके पास गति ऊर्जा होगा इलेक्ट्रॉन के पास। तो वह जैसे कहने का मतलब है नहीं कि मान के चलते हैं कि कोई फोटोन है, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है एक फोटोन के पास, यानी कि एच न्यू के मान लेते हैं कि 4 वोल्ट है, ठीक ना, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये धातु सतह से टकराया तो इलेक्ट्रॉन को खाली बाहर निकालने में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खत्म हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी केवल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खत्म हो गया। तो जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगा ना, तो हमको कैसे प्राप्त होगा। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन को हुआ, एक में से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खाली निकाले में खर्च हुआ ना, तो कितना एनर्जी से इलेक्ट्रॉन गतिशील होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखिएगा ना। तो वही देखिए इसका मतलब है, ये कार्यफलन है ना, क्योंकि कार्यफलन का मतलब होता है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे कोई धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो निकाल ही में खर्चा हो गया, अब बचल है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा पा करके इलेक्ट्रॉन धातु सतह के बाहर गति करेगा, ठीक ना। तो इसके बाद समीकरण लिख लिए हैं, तो लिखिए नीचे, यदि धातु का कार्यफलन फाई हो, यदि धातु का कार्यफलन फाई हो और उस पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता, आवृत्ति लिखिएगा, और उस पर पड़ने वाले प्रकाश की आवृत्ति नू हो, और उस पर पड़ने वाले प्रकाश की आवृत्ति नू हो, नू हो, तो उत्सर्ग, तो आइंस्टीन के अनुसार, तो आइंस्टीन के अनुसार
एच न्यू माइनस फाइव बराबर हाफ mv होगा एक लाइन कर लिखिएगा ये वाला, उसी में लिखिए यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति नू नोट, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति नू नोट के बराबर हो, नू नोट के बराबर हो, अर्थात नू बराबर नू नोट, अर्थात नू बराबर नू नोट, तो फोटोन द्वारा दी गई सभी ऊर्जा, तो फोटोन द्वारा दी गई सभी ऊर्जा धातु के सतह से, फोटोन द्वारा दी गई सभी ऊर्जा धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ही खर्च हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ही खर्च हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में, और ऐसी स्थिति में फाई बराबर एच न्यू होगा, और ऐसी स्थिति में फाई बराबर एच न्यू होगा, न्यू होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए, जबकि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए यह आवश्यक है कि, जबकि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए यह आवश्यक है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति नू नोट से अधिक होना चाहिए, देहली आवृत्ति नू नोट से अधिक होना चाहिए, नू नोट से अधिक होना चाहिए, अर्थात नू ग्रेटर देन नू नोट, अर्थात नू ग्रेटर देन नू नोट, नू नोट, तब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, तब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा देखिए 1/2 mv² बराबर एच न्यू माइनस फाइव, 1/2 mv² एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, इसी को हम लिखते हैं 1/2 mv², दोनों में से एच कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा नू माइनस नू नोट हो जाएगा, नोट कर लीजिए यहाँ तक, नोट कर लिए हैं। तो इसके बाद लिखिए, इसमें लिखिए कि यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। अब देखो इसको फिर से एक बार समझ लो, जिसे हम लोग जानते हैं कि नू नोट को देहली आवृत्ति कहते हैं, जानते हैं ना। आज फोटोन के पास एनर्जी होता है एच न्यू, तो जैसे ही फोटोन आकर के धातु सतह पर टकराता है तो उसका कुछ ऊर्जा जो होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च हो जाता है। तो जितना एनर्जी बाहर निकालने में इलेक्ट्रॉन को खर्च होता है
उस ऊर्जा को हम लोग कार्यफलन कहते हैं। और कार्यफलन को फाई से सूचित, जो फोटोन का शेष ऊर्जा होगा उससे इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलने के बाद गति करेगा। ठीक, जैसे मान लो कि हम कोई के गए दम मूड बना कर एकदम फलाना एकदम घींच दे गए ओकर घर पर एकदम पूरा जोर लगा के मारे दरवाजा पकड़ ढंग से दम लगा के, तो मारे में कुछ एनर्जी खर्च हुआ होगा कि नहीं? ठीक, तो कुछ एनर्जी खर्च हो गया मेरा, जैसे निकला धर ली और घसीट के ले जा रहा है कि दम दौड़ा के दम, तो एनर्जिया रहेगा तब ना। अब सारा एनर्जी मान लो कि हम जाकर उड़स टकराए और वही में सारा एनर्जी खत्म हो गया, तो उत्तर निकल जाएगा, लेकिन अगर घींच के ले जाए मेरे पास एनर्जी बचा। तो वही जब फोटोन जाके धातु सतह पर टकराता है तो कुछ एनर्जी जो है फोटोन का इलेक्ट्रॉन पर काबू पाने में खत्म हो जाता है, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन पर काबू पाने में, शेष जो फोटोन का एनर्जी होता है उसी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मोशन करता है, तो उसके पास गति ऊर्जा होता है। तो यदि देख लो, यदि मान लो कि यदि ये दोनों की आवृत्ति बराबर हो जाए, आपतित फोटोन की आवृत्ति और इसके लिए देहली आवृत्ति दोनों बराबर हो जाए, तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन तो धातु सतह पर निकल जाता है लेकिन गति नहीं करता है। यदि इस केस में रहे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा धातु सतह से और बाहर की ओर गति करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तभी संभव हो सकता है जब आपतित फोटोन की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक हो। देहली आवृत्ति से अधिक होगा आपतित फोटोन की आवृत्ति, तब जाके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर के बाहर की ओर गति करेगा। लेकिन यदि दोनों बराबर हो जाएगा तो उस स्थिति में तो फोटोन निकल तो जीरो नजर है ना, ये पूरा क्या हो जाएगा, क्योंकि एच नू एच इलानू बराबर हो जाएगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, यानी कि एच नू का मानवा जो है फाई के बराबर हो जाएगा उसके से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो गति करवे नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन गति करेगा नहीं तो सतह पर निकल जाएगा। और यदि ऐसा हो गया, ई केस आ गया कि इस सिचुएशन में रहे, आपकी कौन ज्यादा है, देहली आवृत्ति, यदि देहली आवृत्ति का मान ज्यादा रहे आपतित फोटोन की आवृत्ति से तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन सफा होबे नहीं करेगा। इसी कारण देखिएगा इस सब प्रकाश में जो बॉल का प्रकाश है इसमें फोटोन का उत्सर्जन नहीं हो सकता, सॉरी इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, क्योंकि ये सब जो प्रकाश होता है इसका आवृत्ति जो होता है देहली आवृत्ति से कम होता है। अब प्रत्येक धातु के सतह के लिए एक निश्चित देहली आवृत्ति होता है, यदि देहली आवृत्ति से किसी फोटोन का आवृत्ति कम हुआ तो धातु सतह पर पड़ेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। इसीलिए ये आवश्यक है इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक हो। यदि कम हो गया देहली आवृत्ति से तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक ना। तो यही नियम दिए, अपना नियम दे करके समीकरण दिए, तो यही समीकरण को कहते हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत का समीकरण। यही समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में नियम दिए 6 गो, 5 गो में दिए है। तो इसी समीकरण के लिए और नियम के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक ना। चलिए इसके बाद तो लिख लिए कि यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। तो देखो इसके बाद लिखिए आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या पहला नंबर लिखिए, यदि धातु के सतह पर आपतित फोटोन की आवृत्ति, यदि धातु के सतह पर आपतित फोटोन की आवृत्ति, आपतित फोटोन की आवृत्ति ब्रैकेट में नू लिखिएगा, यदि धातु सतह पर आपतित फोटोन की आवृत्ति ब्रैकेट में नू देहली आवृत्ति ब्रैकेट में नू नोट से कम हो
से कम हो तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है। अर्थात देखिए नू लेस देन नू नोट, नू लेस देन, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। क्योंकि देहली आवृत्ति ज्यादा हो गया ना, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपतित फोटोन की आवृत्ति ज्यादा होना चाहिए। चलिए दूसरा लिखिए, यदि धातु के सतह पर आपतित फोटोन की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होती है, यदि धातु के सतह पर आपतित फोटोन की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होती है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है अर्थात नू ग्रेटर देन नू नोट, अर्थात नू ग्रेटर देन नू नोट, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तीसरा लिखिए, अब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित फोटोन के, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित फोटोन के आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। तीव्रता पर नहीं। देखिए कहने का मतलब है कि जैसे धातु सतह पर आकर के फोटोन टकराता है ना, तो जो फोटोन निकलेगा तब फोटोन कह रहे हैं, जब धातु सतह पर आकर के फोटोन टकराता है तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो गतिज ऊर्जा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद गति करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा जो होता है आपतित फोटोन की आवृत्ति पर निर्भर करता है कि फोटोन का आवृत्ति कितना अधिक है। प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है कि प्रकाश जो आ रहा है कितना तेज है या कितना मध्यम है, ठीक ना। जैसे देखिएगा कि लाल रंग और बैगनी रंग में किसका आवृत्ति ज्यादा होता है? बैगनी रंग की आवृत्ति ज्यादा होता है, लाल रंग की आवृत्ति, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है उसका आवृत्ति कम होता है, ठीक ना। लाल रंग तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, उसका आवृत्ति कम होगा। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है तो उसका आवृत्ति अधिक होगा। तो जो जेकर जितने ज्यादा आवृत्ति रहता है उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन उतना ही ज्यादा होता है। इसलिए लाल ज्यादा सहकार तेज नजर आता है कि बैगनी ज्यादा तेज नजर आता है? लाल की तीव्रता ज्यादा हुआ ना, और बैगनी की तीव्रता कम हुआ, क्योंकि जगह तीव्रता ज्यादा रहता है वही सहकार नजर आता है। हम लोग जानते हैं कि जगह तीव्रता ज्यादा रहता है उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए तरंगदैर्घ्य उत्तरदायी है कि आवृत्ति। जाहिर सी बात है कि लाल से उतना इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो वही बोल रहे हैं तीसरा कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो होता है आपतित फोटोन की आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर। ये ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछता है कि आपतित फोटोन की गति, आपतित करें उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तीव्रता पर, आवृत्ति पर, आयाम पर, कुछ दे देता है। चलिए चौथा लिखिए, अब प्रकाश विद्युत धारा की प्रबलता, प्रकाश विद्युत धारा की प्रबलता, प्रकाश विद्युत धारा की प्रबलता तथा प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तथा
प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या धातु पृष्ठ पर आपतित फोटोन की संख्या पर निर्भर करती है। प्रकाश विद्युत धारा की प्रबलता तथा प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या धातु पृष्ठ पर आपतित फोटोन की संख्या पर निर्भर करती है। संख्या पर निर्भर करती है। निर्भर करती है। देखिए इसको समझिए, जैसे हम लोग ट्यूब लिए थे ना, इसमें एक ठो, इसमें एक तरफ कैथोड था, एक तरफ बनाए थे कल निरोधी भी वाला डायग्राम, याद है? लगल था ना? ये नेगेटिव था, ये वाला पॉजिटिव था। एक से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, इस पर आके पराबैंगनी प्रकाश इस पर टकरा रहा था, अल्ट्रा वायलेट, इस इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा था ना। तो देखिए कहने का मतलब है कि जो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकलता है ना हर सेकेंड, तो जितने अधिक इलेक्ट्रॉन निकलेगा धातु सतह से उतने अधिक एकरा में इलेक्ट्रॉन जाके समाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में गैप ना है। ये दोनों के बीच में गैप है तो परिपथ कंप्लीट है कि परिपथ भंग है? भंग में है, क्योंकि दोनों जुड़ा हुआ थोड़ी बैटरी से, पूरा जुड़ा रहता है तब ना विद्युत धारा पूरा होता है। तो परिपथ भंग न है। इस पर हम लोग क्या करते हैं कि पराबैंगनी प्रकाश डालते हैं, तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक में लगातार जाता है, तो लगातार इलेक्ट्रॉन जाते रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन एक में प्रवाहित होगा, तो इसमें विद्युत धारा की उत्पत्ति न होगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो धारा की उत्पत्ति इस दिशा में होता है। तो जो इसमें हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा का उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से होता है, और जितने अधिक इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है उतने अधिक विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। क्योंकि विद्युत धारा की प्रबलता जो है किसी भी अनुप्रस्थ काट के से गुजरने वाले प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो जितनी अधिक धातु सतह पर फोटोन पड़ेगा ना, उतनी अधिक ओकरा से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जैसे मान ली कि 10 गो फोटोन पड़ा तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 20 गो पड़ेगा तो ओकरा से यदि 50 गो फोटोन धातु सतह पर आपतित होगा तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ते जाएगा। और यदि इलेक्ट्रॉन अधिक निकलेगा तो अधिक इलेक्ट्रॉन एक से प्रवाहित होगा, तो इसमें उत्पन्न धारा का प्रबलता पहले से कम होगा कि ज्यादा होगा। तो वही लिखा है कि जो धारा की प्रबलता होता है या प्रति सेकंड उत्सर्जित वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, वो जो है धातु के सतह पर पड़ने वाली फोटोनों की संख्या पर निर्भर करता है। जितने अधिक फोटोन धातु सतह से टकराएगा उतने अधिक इलेक्ट्रॉन धातु सतह से उत्सर्जित होगा, और उतने अधिक इलेक्ट्रॉन परिपथ से प्रवाहित होगा, तो उतने विद्युत धारा की प्रबलता बढ़ते जाएगी। समझे? अब लिखिए 5वां पॉइंट। पॉइंट नंबर 5 है कि आइंस्टीन के अनुसार किसी धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन उस समय होता है। आइंस्टीन के अनुसार किसी धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन उस समय होता है जब वह माने कौन? फोटोन। जब वह किसी आपतित फोटोन को यहाँ पर वह का मतलब धातु सतह होगा। जब वह किसी आपतित फोटोन को ज्यों का त्यों अवशोषित कर लेता है, ज्यों का त्यों अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। कहे का मतलब है ना कि धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन उस समय होता है जब फोटोन जैसी धातु सतह पर पड़ा और वैसी धातु सतह पर क्या कर लिया, सोख लिया, तो इलेक्ट्रॉन बुलबुल निकलना शुरू हो जाएगा। यानी कि जैसे तो हमर गया दरवाजा पर और जैसे से किया उसी तरह कमारी खोल खींच लिए क्या जब हाँ एकदम
चलो अब लिखो छठा नंबर। धातु पृष्ठ पर फोटॉन के आपतन तथा इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता है। धातु पृष्ठ पर फोटॉन के आपतन तथा इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता है। कोई समय अंतराल नहीं होता है। कोई समय अंतराल नहीं होता है मतलब कि दम जैसी परा धातु सतह पर फोटॉन इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना शुरू हो गया, ठीक ना। इनका कहना है अल्बर्ट आइंस्टीन का, जबकि लेनार्ड का कहना था कि फोटॉन के आपतन इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन के बीच का समय अंतराल होता है 10 के पावर में 7 सेकेंड। आई कहें कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, जैसे टकराता है वैसे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना एकदम सही शुरू हो जाता है। हाँ आइंस्टीन वाला ही चलता है। लिखिए टॉपिक अगला, ये खत्म हो गया। देखो अगला टॉपिक लिखे से पहले समझ लो, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण लिखें तथा इसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की व्याख्या करें। तो पूरा मत लिखना, जैसे केवल क्या करना है कि इतना लिख देना कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत का समीकरण निम्नलिखित है, ये खाली लिख देना। और उसके बाद लिख देना कि इसकी व्याख्या, व्याख्या लिख करके 6 नियम लिख देना, 5 नंबर मिलता है। इतना खाली लिख देना, 5 नंबर लगी 6 लिख देना। ई आता है एगो बोर के आता है त्रिज्या वाला, जो कि अगला लेसन पढ़ना इसके बाद है।